जय हिंद दोस्तों। परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। उसमें आपका चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या आने वाला एग्जाम यूपीपीटी, कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपका सिलेबस में टॉपिक शामिल रहता है संधि, हम लोग उसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले की जो भी क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने संधि के प्रकार और संधियों के जो भी एक एक खंड में विभाजन करके पढ़ सकते हैं, स्वर संधि या स्वर संधि के प्रकार या व्यंजन संधि, इन सब पर चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि को एक बेहद विस्तृत रूप में न जान करके एक संकलित रूप में जानेंगे, और यकीन मानिए कि आपको विसर्ग संधि इससे बेहतर, इससे कम नियमों में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिली होगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होती है विसर्ग संधि और क्या होते हैं विसर्ग संधि के नियम। दोस्तों, क्योंकि क्लास प्रारंभ होने से पहले आपको सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो उसका शाब्दिक ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे संधि चूंकि पढ़ेंगे कौन सी, विसर्ग संधि, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि विसर्ग क्या है। विसर्ग क्या है? तो विसर्ग को आपने वर्णमाला में पढ़ा है कि एक ऐसा संकेत लिखा होता है जिसको गणित की भाषा में अनुपात भी कह देते हैं, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है विसर्ग। लेकिन इस विसर्ग की एक विशेषता होती है, और इस विसर्ग की विशेषता क्या होती है कि विसर्ग सदैव स्वर के पश्चात आता है। विसर्ग सदैव किसके पश्चात आता है? सदैव स्वर के पश्चात आता है। ये इस विसर्ग की विशेषता है। दूसरा, इसी विशेषता में आपको एक चीज और याद रखनी है कि चूंकि विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के पश्चात आएगा, लेकिन हिंदी में एक विशेषता इसकी और बढ़ जाती है जब हम संधि पढ़ते हैं, और वो विशेषता क्या होती है? वो ये होती है कि विसर्ग से पहले कोई न कोई स्वर आएगा, लेकिन इन स्वर में मुख्य रूप से 3 स्वर शामिल होते हैं। यानी कि वो स्वर या तो आ हो सकता है, या तो ई हो सकता है, और या तो उ हो सकता है, या तो एक स्वर और होता है आपका कौन सा? रे। सामान्यतः आपको ये 4 हस्त स्वर मिलते हैं, लेकिन इन 4 में भी मुख्य रूप से जो संधि शब्द आपको मिलेंगे उसमें विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण मिलेंगे उसके पहले स्वर के अंत में यही स्वर होंगे। और आपको पता है कि जिस स्वर से किसी शब्द की ध्वनि का अंत होता है उसी को कहते हैं कारांत। अर्थात विसर्ग से पहले वाला शब्द या तो अकारांत हो सकता है, या तो इकारांत हो सकता है, या तो उकारांत हो सकता है। कारांत क्यों समझ रहे हैं? ये भी आपको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती रहेंगी। तो आपने 2 चीजें समझ ली। एक तो विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के पश्चात आएगा, और जो स्वर ये होगा वो स्वर 3 हो सकते हैं, या तो अकारांत, या तो इकारांत, या तो उकारांत, मुख्य रूप से। अब देखिए विसर्ग संधि होगी कहाँ? विसर्ग संधि तब होगी जब या तो किसी विसर्ग का योग होगा, एक तो, क्योंकि इससे पहले व्यंजन संधि में आपने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है कि चाहे स्वर का योग व्यंजन से हुआ हो, चाहे व्यंजन का योग स्वर से हुआ, दोनों प्रकार से व्यंजन संधि होती थी। लेकिन यहाँ केवल और केवल विसर्ग का योग किससे हुआ होगा? या तो किसी स्वर से हुआ होगा, या तो इसी विसर्ग का योग किससे हुआ होगा? किसी व्यंजन से हुआ होगा। अर्थात केवल और केवल 2 ही कंडीशनें हैं जिसमें विसर्ग संधि हो सकती है, कि चाहे विसर्ग संधि का योग किसी स्वर से हुआ हो, और चाहे विसर्ग संधि का योग किसी व्यंजन से हुआ हो। दोनों ही कंडीशन में परिवर्तन विसर्ग में होता है, और ये परिवर्तन ही चूंकि विसर्ग में होता है इसलिए संधि क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। अब आपने समझ लिया। अब आपको देखिए यही से सिस्टमेटिक ढंग से समझना है। अब देखो, चूंकि इसके नियम हम लोग एक विशेष प्रकार से पढ़ेंगे, इसीलिए यहीं से समझिए। आपको पता है कि विसर्ग का योग या तो स्वर से होगा या तो व्यंजन से होगा। अब वर्णमाला में आपने पढ़ा है कि स्वर और व्यंजन को ही क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन को कहते हैं वर्ण।
फिर उन्हीं वर्णों को एक अलग आधार पर बांट दिया गया जिसको कहा गया घोषत्व का आधार। घोष क्या है? गले में होने वाला कंपन ही क्या कहलाता है? घोष। इन्हीं वर्णों को अगर हम फिर से दो भागों में बांट दें और उन दोनों भागों को घोषत्व के आधार पर बांटें तो एक भाग कहलाता है क्या? एक भाग कहलाता है अघोष और दूसरा भाग कहलाता है क्या? दूसरा भाग कहलाता है सघोष। एक भाग हुआ कौन सा? अघोष और दूसरा भाग कहलाया सघोष। अब देखिए हमने ये क्यों लिखा। अब जो हम लोग नियम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं विसर्ग का योग किसी वर्ण से होगा और उस वर्ण में क्या हो सकता है? अघोष हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो प्रकार हम लोग संधि का ऐसा पढ़ेंगे जिसमें विसर्ग का योग किससे हुआ होगा? किसी अघोष से हुआ होगा। किससे हुआ होगा? किसी अघोष से हुआ होगा। और एक ऐसा पढ़ेंगे जिसमें किसी विसर्ग का योग किससे? सघोष से हुआ होगा। तो हम लोग दो आधार पर नियमों को पढ़ने वाले हैं जिसमें विसर्ग का योग या तो अघोष से हुआ होगा और या तो विसर्ग का योग किससे? किसी सघोष से हुआ होगा। एक बार फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं अघोष और क्या होते हैं सघोष। उसके बाद आपको बताते हैं हम कि क्या होंगे विसर्ग के अघोष के नियम और क्या होंगे सघोष के नियम। अगर किसी ने वर्णमाला की क्लास पढ़ी है तो उसके लिए उसका धन्यवाद। अगर नहीं पढ़ी है तो कृपया जा करके पहले प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, उसके बाद हिंदी में वर्णमाला की क्लास देखिए और उसके बाद समझिए कि क्या होते हैं अघोष और सघोष। आपको विस्तृत और बेहद अच्छे तरीके से समझाया गया है। फिलहाल रिवाइज करते हुए यहाँ एक बार समझिए कि आपको वर्गीय व्यंजन बताए गए हैं। उन वर्गीय व्यंजन के इन्हीं वर्गीय व्यंजन में इन वर्गीय व्यंजन के पहले, दूसरे और इसके अलावा शा और शा और शा, हर वर्गीय व्यंजन के 5 ही वर्ग हैं। उनके पहले और दूसरे वर्ण, इसके अलावा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? ये इतने वर्ण कहलाते हैं अघोष। क्या कहलाते हैं? अघोष। तो एक नियम ये पढ़ेंगे कि विसर्ग का योग अगर इन अघोष वाले वर्णों से होता है तो क्या परिवर्तन होगा, और दूसरा अगर विसर्ग का योग किससे होता है? सघोष से होता है। और सघोष कौन होंगे? सघोष होंगे एक तो होंगे वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण। इसके अलावा कौन कौन से होंगे? इसके अलावा होंगे अंतस्थ वर्ण। क्या होंगे? इसके अलावा होंगे अंतस्थ वर्ण। और इसके अतिरिक्त क्या होते हैं? इसके अतिरिक्त होंगे सभी स्वर। क्या होंगे? सभी स्वर। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। सभी स्वर आपको पता है स्वर के प्रकार कितने? 11। अब मुख्य रूप से आपने ये समझ लिया कि विसर्ग का योग या तो वर्गीय व्यंजन के पहले दूसरे वर्ण या तो तीनों सा से हो सकता है, पहली शर्त। दूसरी, या तो विसर्ग का योग किसी वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण या किसी अंतस्थ अर्थात या, रा, ला, वा या किसी स्वर से हो सकता है आ से लेकर ओ तक। उन्हीं को हमने दो आधारों पर बांट दिया। एक तो नियम हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग प्लस अघोष के, दूसरा नियम पढ़ेंगे हम लोग विसर्ग प्लस सघोष के। अब इन दोनों आधारों के अलग अलग नियम हैं। दो चीजें आप ध्यान करिए, उसके बाद चलते हैं नियम पर। ध्यान क्या करना है कि विसर्ग से पहले कोई ना कोई स्वर होगा और वो स्वर सामान्यतः या तो ह्रस्व आ होगा या तो ह्रस्व ई होगा या तो ह्रस्व उ होगा। अगर आपने इतना समझ लिया है तो फिर अब चलते हैं हम लोग अपने नियमों पर। चलिए देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? ये नियम आधारित हैं विसर्ग प्लस अघोष पर। किस पर आधारित हैं? विसर्ग प्लस अघोष पर। होगा क्या? देखिए नियम है पहला। क्या है पहला नियम? ये है कि अगर विसर्ग का योग, ये चिन्ह बना हुआ है किसका? विसर्ग का। अगर विसर्ग का योग, ये तीनों अलग अलग नियम है, हमने तीनों नियम को एक में संकलित कर दिया क्योंकि तीनों के लगभग एक जैसे नियम है, इसलिए हमने उन्हीं को संकलित कर दिया ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और हमको समझाने में भी थोड़ा आसानी हो जाए। अगर विसर्ग का योग चा से हो जाए या छा से हो जाए या तो सा से हो जाए, और ये सा कौन सा है? तालव्य सा।
ये आपको याद अच्छे से कब होंगे? अब समझिए, यहां नियम पढ़ रहे हैं विसर्ग प्लस अघोष का, और अघोष में आते हैं वर्गीय व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ण। और पहले और दूसरे वर्ण कौन कौन से होंगे? या तो का और खा होंगे, या तो चा और छा होंगे, या तो क्या होंगे? या तो टा और ठा होंगे, या तो ता और था होंगे, और इसके अतिरिक्त या तो पा और फा होंगे। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? इसी के साथ में एक और शामिल होता है सा, इसके साथ शामिल होता है मूर्धन्य सा, इसके साथ शामिल होता है दंती सा। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले बात कर रहे हैं किस पर? ये जो आपके बीच में वर्ण लिखे हुए हैं इन पर। जो आपका पहला नियम, अगर विसर्ग का योग इन तीनों में चा, छा या सा से हो जाए, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अघोष, इससे हो जाए, अथवा इसी विसर्ग का योग टा, ठा या सा दूसरे वाले वर्ग के पहले वाले और दूसरे वर्ण और मूर्धन्य सा जो कि अघोष है उससे हो जाए, या तो विसर्ग का योग ता, था या सा अर्थात तीसरे वाले वर्ग से हो जाए। अगर ये होता है तो विसर्ग का योग चा, छा अगर सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? तालव्य सा में। और अगर विसर्ग का योग टा, ठा या सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है मूर्धन्य सा में। और अगर विसर्ग का योग ता, था या दंती सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है दंती सा में। अर्थात जिस लाइन के अक्षर से उसका योग होगा उसी लाइन के सा में उसका परिवर्तन हो जाएगा, किसका? विसर्ग का। उदाहरण समझिए, जैसे निहि प्लस चय शब्द लिखा है, निहि प्लस चय। विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले इकारांत है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कंडीशन कारांत वाली नहीं है। आगे जो हम लोग नियम पढ़ेंगे उसमें कारांत की कंडीशन अप्लाई हो, और उसका योग हो किससे रहा है? चा से। और अगर चा से योग होगा तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? शा में। अर्थात निहि प्लस चय शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा निश्चय। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर विसर्ग का योग किससे हो रहा है? ठा से हो रहा है, तो भी विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य सा में हो जाएगा। अर्थात निहि प्लस ठुर शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा निष्ठुर। अगला उदाहरण क्या है? अगर विसर्ग का योग ता, था या सा से होता है, जैसे शब्द लिखा है दुहु प्लस साहस, विसर्ग का योग किससे? दंती सा से हो रहा है, और अगर विसर्ग का योग दंती सा से भी हो तो भी विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? दंती सा में हो जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा दुस्साहस। शब्द क्या बन जाएगा? दुस्साहस। तो अब नियम आपको समझ में आ गया। अगर विसर्ग का योग इन वर्णों से होगा तो मूर्धन्य सा में, इन वर्णों से होगा तो दंती सा में, इन वर्णों से होगा तो तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा, किसका? विसर्ग। कुछ उदाहरण और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे समझिए, दुहु प्लस चरित्र, विसर्ग का योग हो रहा है और विसर्ग का योग हो किससे रहा है? चा से, तो फिर विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? हो जाएगा सा में। और सा कैसा? तालव्य सा। अर्थात ये शब्द बन जाएगा दुष्चरित्र। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा दुष्चरित्र। वैसे ही अगर विसर्ग का योग मूर्धन्य सा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में ही होता है। तो चतुः प्लस षष्ठी शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा चतुष्षष्ठी। शब्द क्या बन जाएगा? चतुष्षष्ठी। और इंपॉर्टेंट है ये वर्तनी की दृष्टि से, जो भी आपको विसर्ग संधि में कुछ अलग शब्द दिखेंगे वो सभी वर्तनी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, ये आपको याद रखना है। अगला उदाहरण देखिए, एक संधित शब्द लिखा है मनस चेतना। आपको पता है मनस चेतना में बाद वाला शब्द क्या है? बाद वाला शब्द है चेतना। और अगर बाद वाला शब्द चेतना है तो आपको पता है कि पहला शब्द क्या होगा? पहला शब्द होगा मना। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये सा आया है वो सा तभी आ सकता है जब विसर्ग का योग या तो चा से हो, या तो छा से हो, और या तो तालव्य सा से हो। अगला शब्द लिखा है मनस्ताप, और ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बाद वाला शब्द आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ताप।
और फिर आपको पता है अगर इधर ता होगा या था होगा या दंती सा होगा तो इधर विसर्ग का योग होगा, तभी विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग का परिवर्तन होगा दंती सा में। अगला उदाहरण देखिए, और ये तो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, शब्द लिखा है नमस्ते। इसको आज से आप लोग समझ जाएंगे और इसको रट लीजिए। शब्द होता है नमः प्लस ते, शब्द क्या बनता है नमस्ते। और अगला उदाहरण लिखा है धनुष टंकार, परिवर्तन किसमें हो रहा है मूर्धन्य सा में, और तो फिर योग किससे होगा, या तो टा से, या तो ठा से, और या तो मूर्धन्य सा से। तो शब्द आपको दिख भी रहा है कौन सा है, टा है, तो इसको लिख दीजिए टकार या टंकार, और पहले शब्द क्या लिख दीजिए, पहले शब्द लिख दीजिए धनु। अब जितने भी उदाहरण आपके सामने लिखे हैं आप एक बार गौर करके देखिएगा, विसर्ग से पहले सदैव आपको या तो इकारांत दिख रहा है, या तो उकारांत दिख रहा है, या तो अकारांत दिख रहा है। ये था विसर्ग प्लस अघोष का पहला नियम, जिसमें कम से कम 3 नियम संकलित हैं। तो अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है, अगले नियम पर अब आपके कारांत वाली कंडीशन अप्लाई होना चालू हो जाएगी। जैसे अब देखो, हमने अघोष में सीखा कितने टोटल वर्ण हैं, तो पहले दूसरे वर्ण हैं 5 वर्ग के, अर्थात 10 अक्षर वो, इसके अलावा 3 सा यानी कि 10 और 3 13। इन 13 वर्ण का योग अगर उससे पहले विसर्ग हो तो परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, और विसर्ग का योग टोटल 9 अक्षर के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले नियम में ही। यानी कि अक्षर आप बचे कितने, 4। वो 4 कौन कौन से, या तो का, या तो खा, या तो पा, और या तो फा। लेकिन चूंकि इनके योग के कारण विसर्ग से पहले जो कारांत होता है उसके आधार पर नियम बने हैं, इसलिए हमने इसको कहां पढ़ा, इसको हमने अलग पढ़ा। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, नियम कहता है अगर विसर्ग का योग का, खा, पा, फा से हो, लेकिन विसर्ग से पहले या तो इकारांत हो या तो उकारांत हो, तो फिर विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य सा में हो जाएगा। तीसरा कारांत कौन हो सकता है, तीसरा कारांत आ हो सकता है, लेकिन अगर अकारांत होगा तो नियम दूसरा होगा, इसलिए इसको फिलहाल अभी यही छोड़ रहे हैं। अगर विसर्ग से पहले इकारांत या उकारांत है, विसर्ग का योग का, खा, पा, फा से होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाएगा। जैसे शब्द लिखा है निहि प्लस कलंक, आपको दिख रहा है विसर्ग से पहले क्या है इकारांत, उसका योग किससे हो रहा है, का से, तो फिर विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य सा। अर्थात ये शब्द बनेगा क्या, शब्द बन जाएगा निष्कलंक। निहि प्लस कलंक, शब्द क्या बन जाएगा, निष्कलंक। देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे चतुः प्लस पदी, आपको दिख रहा है विसर्ग से पहले क्या है उकारांत, और उकारांत का योग अगर पा से होता है या फा से होता है या का से होता है या खा से होता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य सा में, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा चतुष्पदी। चतुः प्लस पदी, शब्द क्या बनेगा, चतुष्पदी। और चतुष्पदी संस्कृत का शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चौपाई, जो कि तद्भव है। अगला शब्द निहि प्लस फल, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा निष्फल। मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा किसका, इस विसर्ग का, क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है इकारा। ऐसे ही अगर शब्द लिखा हो निष्कपट, तो इसका विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा निहि प्लस कपट, शब्द क्या बन जाएगा, निष्कपट। अगला उदाहरण, अगर शब्द लिखा हो दुष्प्रकृति, तो आपको पता है ये सा आया है किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, अर्थात आप शब्द लिख देंगे दुह प्लस प्रकृति, शब्द बन जाएगा दुष्प्रकृति। शब्द क्या बन जाएगा, दुष्प्रकृति। दुह प्लस कर, शब्द क्या बन जाएगा, दुष्कर। शब्द क्या बन जाएगा, दुष्कर। दुष्कर होता क्या है, जो करने में कठिन हो, दुर्लभ हो, वही कहलाता है दुष्कर। तो ये एक शब्द भी है, ये आपने सीख लिया। अब देखते हैं अगला नियम।
और अगला नियम जस्ट उसी से मिलता जुलता है, लेकिन केवल कारांत में परिवर्तन है। इससे पहले का नियम था, अगर विसर्ग का योग हो का खा या पा फा से, लेकिन विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले या तो इकारांत हो या तो उकारांत, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो रहा था। लेकिन अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और उसका योग का खा पा फा से हो रहा है, तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। और ये नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। देखिए उदाहरण, शब्द लिखा है अधः प्लस फलित, विसर्ग से पहले अकारांत है और उसका योग फा से हो रहा है, तो ये शब्द ज्यों का त्यों बना रहेगा और शब्द बनेगा अधः फलित। और वर्तनी में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है अधः फलित। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, मनः प्लस कामना, शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है मनः कामना। और आपको कुछ किताबों में भी ये शब्द लिखा मिल जाएगा मनोकामना, जो कि क्या होता है, गलत होता है। अगला उदाहरण देखिए, प्रातः प्लस काल, विसर्ग से पहले अकारांत, उसका योग का से, तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, शब्द ज्यों का त्यों बना रहेगा, प्रातः काल। क्या बनेगा, प्रातः काल। ऐसे ही पयः प्लस पान को अलग करेंगे तो शब्द क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, पयः प्लस पान केवल अलग हो जाएंगे। अधः पतन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्तनी में से एक है, इसका विग्रह क्या होगा, अधः प्लस पतन, शब्द क्या बन जाएगा, अधः पतन। और एक उदाहरण और है, अंतःपुर, ये एक शब्द में पूछा जाता है, महल के मध्य का वह भाग जहां स्त्रियां निवास करती हैं, के लिए एक शब्द क्या होता है, अंतःपुर। और इसका भी विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा अंतः प्लस पुर, शब्द क्या बन जाएगा, अंतःपुर। ये थे विसर्ग प्लस अघोष के नियम। टोटल कितने पढ़े, 3। अगर विसर्ग से पहले कोई भी कारांत हो और उसका योग चा छा या तालव्य सा से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य सा में। अगर विसर्ग से पहले अकारांत इकारांत उकारांत कोई भी कारांत हो और उसका योग चा छा या तालव्य सा से होगा, तब तो तालव्य सा में परिवर्तन। अगर टा ठा मूर्धन्य सा से होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में। और अगर विसर्ग का योग विसर्ग से पहले चाहे जो कारांत हो, उसका योग किससे, नीचे के भी जो बचे आपके ता था और दंती सा से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन दंती सा में हो जाता है। पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, अगर विसर्ग से पहले इकारांत या उकारांत हो और उसका योग किससे हो जाए, का खा पा फा से हो जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता था। दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या पढ़ा, अगर विसर्ग से पहले अकारांत हो और उसका योग का खा पा फा से हो जाए, तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। ये तीनों नियम थे विसर्ग प्लस अघोष के। अब हम लोग बात करने वाले हैं विसर्ग प्लस सघोष की। और सघोष में आएंगे क्या, वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, इसके अलावा सभी स्वर 11 के 11 हों। इसके अलावा क्या होंगे, इसके अलावा होंगे अंतस्थ वर्ण, अर्थात या रा ला वा। देखते हैं विसर्ग प्लस सघोष के नियम। सब सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो यकीन मानिए इससे बेहतर आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। देखिए विसर्ग प्लस सघोष के नियम। सघोष मैंने आपको बता दिया कौन कौन से वर्ण होंगे। नियम पहला है विसर्ग प्लस सघोष का, और वो नियम क्या है, अगर विसर्ग से पहले क्या हो, अकारांत हो, यानी कि विसर्ग से पहले अकारांत हो और उसके बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए। कोई भी सघोष का अर्थ है जितने भी वर्ण हमने आपको बताए, लेकिन उस सघोष में जो सभी स्वर शामिल होते हैं, उन सभी स्वर में सभी स्वर ना हो, बल्कि क्या शामिल हो, केवल छोटा अ शामिल हो, अर्थात इसके अतिरिक्त जो 10 स्वर बच जाएंगे वो शामिल ना हो, उनके लिए अलग नियम है। तो विसर्ग से पहले अकारांत हो
और विसर्ग का योग किसी भी सघोष से हो लेकिन स्वर के अंतर्गत केवल कौन सा छोटा आ शामिल हो, तो फिर ये जो विसर्ग होता है और विसर्ग से पहले जो अकारांत होता है, इन दोनों का मिल करके परिवर्तन किसमें हो जाता है? ओ में हो जाता है। और विसर्ग प्लस सघोष का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने स्वर संधि के एक प्रकार पढ़ा है जो कि कौन सा है? गुण संधि। और गुण संधि की पहचान आपको बताई जाती है कि शब्दों के मध्य में आपको या तो ओ की मात्रा मिलेगी या तो ए की मात्रा मिलेगी। और जहां आप ओ की मात्रा देखते हैं वही समझते हैं कि गुण संधि है, और इस नियम के जितने भी उदाहरण हैं उसके मध्य में आपको ओ की मात्रा मिलेगी। तो आपको यहीं से समझ लेना है कि ओ की मात्रा का अर्थ होने से यह निश्चित नहीं हो जाता कि संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। जैसे समझिए, हमने क्या कहा कि इन दोनों का मिलकर के परिवर्तन किसमें होता है? ओ में। जैसे उदाहरण समझिए, शब्द लिखा है मनः प्लस रथ। विसर्ग से पहले क्या है? अकारांत, जो कि आपकी शर्त में शामिल है। उसका योग हो रहा है रा से। रा क्या है? सघोष है। तो अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और विसर्ग का योग किसी सघोष से हो रहा है, तो विसर्ग और विसर्ग से पहले जो आ शामिल है, इन दोनों का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। और जो ये परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन इस पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ मात्रा रूप में लग जाएगा। अर्थात मनः प्लस रथ शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा मनोरथ। शब्द क्या बनेगा? मनोरथ। वैसे ही अगला शब्द है मनः प्लस योग। विसर्ग से पहले अकारांत, विसर्ग का योग अंतस्थ से। अंतस्थ क्या है? सघोष। इसलिए विसर्ग का परिवर्तन और आ दोनों का मिलकर परिवर्तन ओ में, और शब्द ये बन जाएगा मनोयोग। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा मनोयोग। अगला उदाहरण, जैसे शब्द लिखा है अधः प्लस गति। विसर्ग से पहले अकारांत, विसर्ग का योग गा से, जो कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है अर्थात सघोष है। तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा अधोगति। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा अधोगति। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट संधिज शब्दों में से एक है। शब्द क्या है? यशोधरा। विग्रह क्या होगा इसका? विग्रह होगा यशः प्लस धरा। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा यशोधरा। यशः प्लस धरा, शब्द क्या बन जाएगा? यशोधरा। क्यों? विसर्ग से पहले अकारांत होगा, विसर्ग का योग किसी सघोष से होगा, तभी तो इसका परिवर्तन ओ में होगा, तो शब्द बन जाएगा यशोधरा। ऐसे ही शब्द है तपोबल। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा तपः प्लस बल। शब्द बन जाएगा तपोबल। और अगला शब्द है मनोहर। ये भी इंपॉर्टेंट संधित शब्द है। मनः प्लस हर, शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा मनोहर। तो अब ये था विसर्ग प्लस सघोष का पहला नियम। क्या? अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और उसका योग किसी भी सघोष से हो, लेकिन सघोष में केवल आ शामिल हो, आ के अलावा अगर कोई स्वर होंगे, तो उसका नियम अगला है। तो विसर्ग से पहले अकारांत और विसर्ग दोनों का मिलके परिवर्तन किसमें हो जाता है? ओ में हो जाता है। यही था विसर्ग संधि का पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम को मैंने जितने भी नियम आपको बताए हैं उनको आप तुरंत उससे पहले वाले नियम से, मैंने जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसको तुरंत उसके पहले वाले टॉपिक से अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपकी हिंदी की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगी। बस आपको मन से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे समझिए, इससे पहले क्या था? विसर्ग से पहले अकारांत हो, इससे पहले नियम में था, लेकिन विसर्ग का योग किसी भी सघोष से होता था। अब सभी सघोष तो हो चुके, केवल बचा क्या? आ के अलावा जो केवल 10 स्वर बचे थे। तो अब नियम वही है कि अगर विसर्ग से पहले अकारांत है और विसर्ग का योग सघोष में आ के अतिरिक्त जो भी स्वर बचे, अर्थात दीर्घ आ से लेकर के कहां तक? ओ तक, जो भी आपके 10 स्वर बचे, अगर इनसे योग होता है
तो परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन ये होता है कि विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग केवल लोप हो जाता है, वो विसर्ग हट जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, अतः प्लस ए, विसर्ग से पहले क्या है, आ का मतलब है अकारांत, और फिर विसर्ग का योग हो किससे रहा है, ए से। ए का मतलब है आ के अतिरिक्त किसी स्वर से, तो केवल विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अतएव। और इस नियम के हमने केवल 3 ही शब्द लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी 2-4 शब्द हो सकते हैं। जो भी शब्द हैं वो सभी आपको देखने में अजीब लगेंगे, और चूंकि शब्द अजीब लगेंगे इसलिए वर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने जितनी भी संधियां पढ़ाई हैं उन सब में आपको वर्तनी से रिलेट जरूर किया है। कारण क्या है, क्योंकि वर्तनी शुद्धिकरण में वर्तनी शुद्धि सबसे ज्यादा जो होती हैं वो संधि के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर ही होती हैं, इसलिए मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूं। अगला उदाहरण क्या है, यशः प्लस इच्छा, विसर्ग से पहले अकारांत, विसर्ग का योग आ के अतिरिक्त किसी स्वर से, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा यश इच्छा। अब आपको ये भी देखने में अजीब लग रहा है, क्यों, क्योंकि सा के बाद आपको ई अगर आए तो मात्रा में परिवर्तन की आदत बनी हुई है, इसीलिए आप इसको गलत लिखते भी हैं, गलत पढ़ते भी हैं। तो आपको ये नियम अब आज से पता चल गया। अगला क्या है, पयः प्लस आदि, विसर्ग का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा पय आदि। शब्द क्या बन जाएगा, पय आदि। एक शब्द और लिखे देते हैं, जिस शब्द का नाम क्या है, शब्द है मन उच्छेद। शब्द क्या है, मन उच्छेद। आपको बताना है कि क्या वर्तनी की दृष्टि से ये सही है अथवा गलत है। उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला नियम। अगला नियम देखिए क्या है, यह है विसर्ग प्लस सघोष का तीसरा नियम। चूंकि विसर्ग प्लस सघोष पढ़ रहे हैं तो सघोष आपके माइंड में एक किनारे रनिंग करना चाहिए, दौड़ने चाहिए कि विसर्ग प्लस सघोष का अर्थ है, कि सघोष का अर्थ है विसर्ग यानी कि वर्गीय व्यंजन के तीसरे, पहले, दूसरे तो नहीं, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ वर्ण, यारा, लावा, इसके अलावा सभी स्वर। तीसरा नियम देखिए क्या है, और सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। देखिए नियम क्या है, नियम है चूंकि विसर्ग से पहले अकारांत तो पढ़ चुके 2 नियम, तो अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इकारांत या तो उकारांत। तो अब नियम उसी पर, अगर विसर्ग से पहले इकारांत है या उकारांत है और विसर्ग का योग किसी भी सघोष से होता है, लेकिन जैसे उसके पहले नियम में था कि विसर्ग से किसी भी सघोष से हो लेकिन आ के अलावा कोई स्वर नहीं होना चाहिए, वैसे ही चाहे किसी भी सघोष से हो लेकिन केवल रा को छोड़ दिया जाए। क्यों, क्योंकि अंतस्थ वर्ण सघोष होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण में या, रा, ला, वा आएंगे, इसमें केवल रा को छोड़ दिया जाए, 3 वर्ण रखे जाएं, ला, या और वा। अगर इनसे योग होता है, चूंकि रा काउंट नहीं है, इसलिए अगर विसर्ग से पहले इकारांत उकारांत है और विसर्ग का योग किसी भी सघोष से होता है लेकिन रा को छोड़कर, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। आपने एक कारण फिर यहां समझा, क्यों, पहले वाले नियम में था आ को छोड़ दिया जाए, क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले अकारांत ही आता था और उसका परिवर्तन ओ में होता था, इसीलिए आ को छोड़ करके नियम बनाया गया। इस नियम में क्या है, चूंकि विसर्ग का परिवर्तन ही रा में हो रहा है, इसीलिए रा को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब छोड़ देंगे तो अगला नियम पढ़ेंगे जिसमें अगर रा होगा तो स्थिति क्या होगी। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, रा में हो जाएगा। जैसे समझिए, निहि प्लस आशा, विसर्ग से पहले इकारांत, विसर्ग का योग किसी भी स्वर से हो जाए अर्थात सघोष से हो जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, रा में हो जाए। अब ये शब्द क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा निर। उसके बाद वाला शब्द ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब चूंकि स्वर से पहले कोई वर्ण अगर अधूरा होता है तो वो उसको पूरा कर देता है, तो शब्द क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है निराशा। निहि प्लस आशा, शब्द क्या बनेगा, निराशा।
विसर्ग से पहले उकारांत विसर्ग का योग सघोष से, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में दुह प्लस दशा, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा दुर्दशा। क्या बन जाएगा? दुर्दशा। अगला है आविहि प्लस भाव। विसर्ग से पहले इकारांत विसर्ग का योग सघोष से, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा, अर्थात शब्द बन जाएगा आविर्भाव। शब्द क्या बन जाएगा? आविर्भाव। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आविर्भाव का विलोम क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निहि प्लस यात। विसर्ग से पहले इकारांत उसका योग अंतस्थ से, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा निर्यात। निहि प्लस यात, निर्यात। अगला शब्द लिखा है बहिरागमन। आपको दिख रहा है रा यहाँ है, इसका मतलब संधि यहीं से हुई होगी, अर्थात ये शब्द बनेगा बहि प्लस आगमन। आगमन क्यों? क्योंकि रा के साथ जो मात्रा लगेगी वही बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण होगा, तो बाद वाला शब्द क्या हो जाएगा? बाद वाला शब्द हो जाएगा आगमन। तो बहि प्लस आगमन शब्द बनेगा बहिरागमन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद करिए, ऋग्वेद हमने पढ़ा था किस संधि में? व्यंजन संधि में। ऋक प्लस वेद शब्द बनेगा ऋग्वेद। यजुर्वेद पढ़ रहे हैं यहाँ, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा यजुः प्लस वेद, शब्द क्या बन जाएगा? यजुर्वेद। बताओ ऋग्वेद में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। यजुर्वेद में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ये था विसर्ग संधि का तीसरा नियम। अब इसमें केवल एक कंडीशन छूट गई कि रा शामिल नहीं है। तो अब विसर्ग संधि का अंतिम और चौथा नियम है कि अगर विसर्ग से पहले इकारांत या उकारांत है और विसर्ग का योग चूंकि सभी सघोष से तो हो चुका, केवल क्या बचा? रा बचा। तो अगर विसर्ग से पहले इकारांत उकारांत हो और विसर्ग का योग रा से हो जाए तो क्या होता है? तो ये होता है विसर्ग तो लुप्त हो जाता है, विसर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, और कारांत अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात विसर्ग से पहले अगर इकारांत होगा तो ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, अगर उकारांत होगा तो ये भी अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण निहि प्लस रज। विसर्ग से पहले इकारांत विसर्ग का योग रा से, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ना के साथ छोटी ई की मात्रा थी, विसर्ग अपने दीर्घ में, विसर्ग का लोप, और कारांत अर्थात ई अपने दीर्घ में परिवर्तित हो गई। बाद वाला शब्द ज्यों का त्यों, तो निहि प्लस रज शब्द क्या बनेगा? नीरज। अगला उदाहरण विसर्ग से पहले उकारांत विसर्ग का योग रा से, तो कारांत अपने दीर्घ में और विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा चक्षु रोग, और ये भी इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। चक्षु रोग, चक्षु किसका पर्यायवाची है? आंख का। अगला शब्द लिखा है निरोग, और ये वर्तनी में पूछा जाता है, इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह बनेगा निहि प्लस रोग, शब्द क्या बनेगा? निरोग। और अंतिम उदाहरण है धीरज, इसका विग्रह होगा क्या? धीहि प्लस रज, शब्द बनेगा धीरज। शब्द क्या बनेगा? धीरज। तो ये थे विसर्ग प्लस सघोष के नियम। तो आपने अब पढ़ लिए विसर्ग प्लस अघोष के नियम, विसर्ग प्लस सघोष के नियम, और इन्हीं दोनों नियमों के साथ में विसर्ग संधि का समापन होता है। और चूंकि विसर्ग संधि संधि का तीसरा प्रकार है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह सकते हैं कि आज आपकी संधि टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों तक ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पहुंचाएं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।